नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज से पॉलिटी का क्लास वनडे एग्जाम के लिए शुरू किया जा रहा है। पॉलिटी का क्लास मतलब कि पूरा आपका सिलेबस वनडे एग्जाम के लिए, चाहे वो आरआरबी का एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो, पेट का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी वनडे का एग्जाम, उसके लिए आपको पूरा 100% आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो पॉलिटी से मैं शुरुआत कर रहा हूं, इसके बाद आपका हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा, इकोनॉमी आएगा, सारे सब्जेक्ट आपके चलेंगे, लेकिन पॉलिटी से आपकी शुरुआत हो रही है। तो आज का आपका जो क्लास स्टार्ट हो रहा है वो भारत के संवैधानिक विकास से स्टार्ट हो रहा है। भारत का संवैधानिक विकास का पूरा सेगमेंट, जितना भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 तक के स्वतंत्र भारत अधिनियम तक जितने भी अधिनियम हैं, सबके फैक्ट पर हम एक एक बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर भारत का संवैधानिक विकास से आपका क्वेश्चन आया हुआ है तो यहां पर देखना जरा, आपको अगर मैं कहूं कि भारत का जो संवैधानिक विकास हो रहा है वो दो रूपों में हो रहा है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास, और दूसरा ताज या सम्राट के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के, आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तब बाबू 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी महारानी एलिजाबेथ के प्रथम के समय। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, पूर्वी देशों के साथ। और भारत एक पूर्व में पड़ने वाला देश है, तो भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार इसको प्राप्त था, व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ये प्रारंभ में तो व्यापार करने आती है, बाद में ये राजनीति में इन्वॉल्व हो जाती है। आपको पता होगा कि बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध जैसे तमाम युद्धों को जीत करके ये राजनीति में इन्वॉल्व हो जाती है। और जब राजनीति में इन्वॉल्व हो जाती है तो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन होता है। और शासन होगा तो किसके अंतर्गत संविधान का विकास होगा? कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का क्या होगा बाबू? विकास होगा। तो कंपनी के शासन के अंतर्गत 1773 से लेकर के 1853 तक जो है कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास होता है। चूंकि इसके बाद 1858 का अधिनियम लाया जाता है और कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया जाता है, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। अब भारत पर ब्रिटिश ताज का शासन हो जाता है, इसलिए यहां पर ताज या सम्राट का शासन के अंतर्गत संविधान का विकास आपको दिखाई पड़ेगा। तो दो रूपों में संविधान का विकास, एक तो कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, और दूसरा ताज या सम्राट के अंतर्गत शासन का विकास। अब कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान के विकास में हमको इतने सारे अधिनियम पढ़ने हैं। देखिए, कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा, एक दो क्लास आपको एक्स्ट्रा लेना पड़े चल जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे बाबू एक बार डिटेल से आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पॉलिटी का, ठीक है ना। तो कंपनी के शासन के अंतर्गत आपको पहला पढ़ना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा पढ़ना है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तीसरा पढ़ना है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1786 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट। ये जो चार्टर एक्ट है, अधिनियम है, ये कंपनी के शासन के अंतर्गत आपको विकास दिखाई पड़ रहा होगा। फिर उसके बाद ताज या सम्राट के अंतर्गत जब संविधान का विकास पढ़ेंगे तो इसमें पहला वाला पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और लास्ट में 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम। मतलब कि पूरा टॉपिक हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। अब एक काम करिए जरा, आते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे अब यहां पर देखना जरा, एक एक फैक्ट पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है ना। कहीं पर भी अगर आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, पूरा जेन्युइन तरीके से हम लोग इसकी शुरुआत किए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखना जरा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को नियामक अधिनियम भी कहा जाता है, या इसको नियंत्रण अधिनियम भी कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट इसको क्या कहा जा रहा है? मतलब कि किसी को जो है नियामक करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए ये अधिनियम लाया जा रहा है। और किसको रेगुलेट करने के लिए अधिनियम लाया जा रहा है? भैया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, है ना। तो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो अधिनियम लाया गया था उसको हमने क्या कहा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा, ठीक है ना। अब मजे की बात है कि इसमें कई प्रावधान किए गए थे। अब यही प्रावधान आपसे पूछता है कि भाई बंगाल का जो गवर्नर था, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दे दिया गया। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो यहां पर पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दे दिया गया। जैसे
प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। प्रेसिडेंसी इन द सेंस जैसे मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, जैसे बंबई की प्रेसिडेंसी थी, ऐसे बंगाल की भी प्रेसिडेंसी थी। तो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी, इसी बंगाल के प्रेसिडेंसी को यहां का जो गवर्नर था, मद्रास का भी गवर्नर होगा प्रेसिडेंसी का, बंबई का भी प्रेसिडेंसी का गवर्नर होगा, ऐसे ही बंगाल की प्रेसिडेंसी का भी गवर्नर था। तो जो बंगाल की प्रेसिडेंसी का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दे दिया गया। और पहला ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाया जाता है, तो आपने बताना है साहब वारेन हेस्टिंग को। 3 स्टार इसको करिए। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाया जाता है, वारेन हेस्टिंग को। किस अधिनियम के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये पहला पॉइंट हुआ। अब एक चीज समझना जरा, एक कार्यपालिका का मेंबर है, समझना जरा। अब इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता के लिए एक ठो काउंसिल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, काउंसिल बनाई जाती है, जिसको हम गवर्नर जनरल की परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, गवर्नर जनरल की परिषद कहते हैं। और इस गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। कितने सदस्य, 4 सदस्य थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सदस्य थे। एक थे फिलिप फ्रांसिस, दूसरे थे मांसल, फिर थे क्लेवरिंग, उसके बाद थे वर्नेल। कौन कौन थे, एक बार सुना जरा। यहां पर मांसल दिया है, यहां पर वर्नाल दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा फिलिप फ्रांसिस को लिख लीजिए, फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, क्लेवरिंग और वर्नेल, या कहीं कहीं बर्नेल लिखा रहता है, और यहां पर मांसल दिया है। तो पहले मांसल, फिलिप फ्रांसिस दूसरे, क्लेवरिंग तीसरे और वर्नेल चौथे। तो ये जो है 4 लोग कहां पर हैं, ए गवर्नर जनरल की परिषद में। किसकी सहायता कर रहे हैं, ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। अभी समझना जरा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख के लिए और इसकी सारी जानकारी के लिए एक जो है मैनेजमेंट बैठाया जाता है, जिसको हम निर्देशक मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, निर्देशक मंडल। और इसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कह सकते हैं। कितने सदस्यों का था, तो आपने बताना है 24 सदस्यों का था। कितने सदस्यों का, 24 सदस्यों का था। काम क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या काम कर रही है, इसकी सारी सूचना जो है ये ब्रिटिश सम्राट को उपलब्ध करवाता था, ठीक है ना। आते हैं यहां पर, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, न्यायपालिका। न्यायपालिका अगर हम कहें तो इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, ध्यान में रखिएगा, 1774 में, 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 74 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहां पर की जाती है, कलकत्ता में। किसकी स्थापना की जाती है, सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, मजे की बात है कि इस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे, तो आपने बताना है साहब एलिजा इम्पे थे। कौन थे, एलिजा इम्पे थे, ठीक है ना। इतनी बातें आपको जानकारी रहनी चाहिए। और भी सुनना जरा, एलिजा इम्पे। अन्य न्यायाधीश हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर थे। हाइड, चैम्बर्स लिख लीजिए जरा यहीं पर, हाइड, चैम्बर्स, हाइड, चैम्बर्स, और एक और थे जिनका नाम है लिमेस्टर। ये अन्य न्यायाधीश थे। कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, लेकिन आपको एलिजा इम्पे के बारे में याद रखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित किया जा रहा है कलकत्ता में 1774 में, उसी के क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। इतनी बातें क्लियर। यहां पर कह रहा है कि भाई निजी व्यापार और उपहार लेने पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। निजी व्यापार और उपहार। हुआ क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो व्यापारी और अधिकारी थे वो निजी व्यापार करने लगे थे। तो जब निजी व्यापार कोई करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगी, डूबने के कगार पर आ जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालियापन के कगार पर आ जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि निजी व्यापार और उपहार लेने पर क्या लगा दिया गया, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इस बात को आपको जानकारी रहनी चाहिए, ठीक ना। तो इतनी सारी बातें, चलें आगे। अब एक चीज और समझना जरा, ये जो बंगाल का गवर्नर है, इसको अब बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और इसके अधीन बंबई और मद्रास, इन दोनों की जो है गवर्नर की शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं। मतलब कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियां किसके अधीन कर दी गई, बंगाल के अधीन कर दी गई। तो एक कुछ बातें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आपको पता चलती हैं। चलें आगे। यहां पर देखिए 1781 और 1784 का क्षेत्राधिकार तथा द्वैध शासन का उदय।
1781 का यहां पर अधिनियम दिया है। 1781 के अधिनियम को हम क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मजे की बात है कि इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए? पहला प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में संशोधन किया गया। क्या? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में संशोधन। और मजे की बात है कि जैसे हम नहीं कहते कि इस मुद्दे को ले जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इस मुद्दे को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में संशोधन किया गया और कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद है तथा राजस्व संबंधी जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर नहीं जाएगा। गवर्नर जनरल कोई भी काम करे, राजस्व चाहे जितना घोटाला हो, भ्रष्टाचार चाहे जितने बड़े पैमाने पर है राजस्व संबंधी, अगर इन सब संबंधी मामला है तो वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है ना। अब समझिए ना कि इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का जो है मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं पा रहा है, तो मामले की सुनवाई कैसे हो पाएगी? ये कितनों करप्शन करे। राजस्व जो है धन संबंधी मामला है, अगर यहां पर करप्शन होता है तो आप कह रहे हैं कि राजस्व संबंधी मामला सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा। अरे भैया, इसमें अगर भ्रष्टाचार होगा तो सुप्रीम कोर्ट में डिबेट होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, मामला जाना चाहिए, लेकिन आप बाहर करके भ्रष्टाचार को क्या दे रहे हो? बढ़ावा दे रहे हो। तो आपको क्या केवल याद रखना है कि गवर्नर जनरल और परिषद उसकी और राजस्व संबंधी मामले को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रख दिया गया। फिर उसके बाद निर्णय में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा, हिंदुओं का अगर निर्णय दिया जा रहा है तो हिंदू निजी कानूनों के माध्यम से, और मुसलमानों के निर्णय अगर दिए जा रहे हैं, मुसलमानों के अगर मामले की सुनवाई की जा रही है तो मुस्लिम निजी कानूनों से उसको जो है निर्णय दिया जाएगा। मतलब कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देते समय भारत के धर्म की और संस्कृतियों की परंपराओं और कर्मकांडों को ध्यान में रखेगा, तब जाकर के निर्णय देगा। निर्णय में भारतीय रीति रिवाज, हिंदू मुस्लिम मामलों को ध्यान में रखेगा। मतलब कि हिंदुओं के मामले हिंदू निजी कानूनों से और मुसलमानों के मामले मुस्लिम निजी कानूनों से निर्णय दिए जाएंगे, ठीक है ना। फिर यहां पर देखना जरा, ए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इसको संशोधनात्मक अधिनियम भी कहते हैं। एक कुछ जानकारी आपको जो है 1781 के अधिनियम से मिली। यहां पर देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, आपको एक पॉइंट याद रखना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दो प्रकार के कार्य किए जा रहे थे, एक व्यापारिक काम किया जा रहा था और दूसरा राजनीतिक काम किया जा रहा था। अब कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दीजिए, एक व्यापारिक कार्य और दूसरा राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य किसको दे दिया गया? व्यापारिक कार्य जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम कहते हैं निर्देशक मंडल। किसको कहते हैं? निर्देशक मंडल, जो 24 सदस्यों का था, इसको सौंप दिया गया कि ये व्यापारिक काम करेगा। और राजनीतिक कार्य के लिए एक जो है अलग से संस्था बनाई जाती है, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नियंत्रक मंडल कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नियंत्रक मंडल का प्रावधान कब किया गया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया था। ये नियंत्रक मंडल कौन सा काम करता था? राजनीतिक कार्य करता था, पॉलिटिकल एक्ट करता था, पॉलिटिकल काम करता था, ठीक है ना। अब समझना जरा, जब किसी देश में या किसी कार्य को दो संस्थाएं कार्य करने लगी तो वहां पर द्वैध शासन प्रणाली का क्या होता है? प्रारंभ होता है। वहां पर द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हो सकता है। आपसे पूछ ले कि पहली बार द्वैध शासन प्रणाली की झलक कहां पर दिखाई पड़ी, संकेत कहां पर? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। कंपनी का विभाजन दो कार्यों में कर दिया जाता है, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य को कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको निर्देशक मंडल कहते हैं। राजनीतिक कार्य को कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको नियंत्रक मंडल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दो संस्थाएं किसी एक जो है बॉडी पर काम कर रही हैं, दो संस्थाएं कानून बनाने का काम कर रही हैं, दो संस्थाएं अलग अलग मुद्दों पर काम कर रही हैं। इसी को हमने द्वैध शासन प्रणाली कहा। अच्छा, द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लियोनिस
कार्ट इसको कहा जाता है, ठीक है ना, इनको आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहां पर देखिए गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके कितनी कर दी जाती है, 3 कर दी जाती है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में आपको ध्यान में रखना है कि जो गवर्नर जनरल था उसके परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4 थी। कैसे, फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मार्शल वर्नेल, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थी। अब इन्हीं सदस्यों की संख्या घटा करके कितनी कर दी जाती है, 3 कर दी जाती है, ठीक ना। फिर प्रांतीय सरकारों को का केंद्रीकरण अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया। कहा गया कि जो प्रांत की सरकारें हैं, जो राज्य की सरकारें हैं, उनको केंद्र के द्वारा दिया गया जो है कार्य उनको करना पड़ेगा, मतलब केंद्रीय अनुपालन क्या होगा, मानना पड़ेगा। तो एक कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन व्यापारिक कार्य, राजनीतिक कार्य में कर दिया जाता है। व्यापारिक कार्य को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्देशक मंडल देखती है और राजनीतिक कार्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल देखती है। ये नियंत्रक मंडल एक नई संस्था है जिसका निर्माण किया गया है कहां पर, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी जाती है और प्रांतीय सरकारों का केंद्रीय अनुपालन जो है अनिवार्य कर दिया गया, मतलब कि उनको केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया हर कार्य अब जो है उनके लिए बाध्यकारी कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। यहां पर देखना जरा 1786 और 1793 का अधिनियम, कार्यपालिका का विशेष शक्तियां। 1786 में आपको क्या रखना है, कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन से, कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है 3 स्टार करिए। कि यहां पर कह रहा कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उस परिषद को जो है कोई भी कार्य करता था तो उस परिषद से परामर्श लेता था और बहुमत के आधार पर निर्णय लेकर के काम करता था। लेकिन यहां पर कहा गया 1786 के अधिनियम में कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को क्या निरस्त करके अपने निर्णय को ये लागू कर सकता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट क्या है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति मतलब कि कमांडर इन चीफ बना दिया गया। क्या, कमांडर इन चीफ किसको बनाया गया, 1786 के अधिनियम के तहत एक गवर्नर जनरल को बना दिया गया। और दूसरा पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि यह अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सकता था। 2 ही पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। अब यहां पर आइए 1793 के अधिनियम में। 1793 का जो अधिनियम है यहां पर देखिए, हमने बताया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए। तो इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन होगा वो अब कहां से दिया जाने का प्रावधान किया गया, ये भारतीय कोष से दिया जाने का प्रावधान किया गया। लेकिन ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितने सदस्यों का है, 6 सदस्यों का। इसकी नियुक्ति कौन कर रही है, तो ब्रिटिश सम्राट कर रही है, ब्रिटिश सम्राट। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जा रहा है, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। एक कहां पर है, तो ब्रिटेन में है ये संस्था। ये 6 लोग कहां पर हैं, ब्रिटेन में, ठीक है ना। अब कहा गया कि ये तो भारत के लिए काम कर रहे हैं, तो पेमेंट इनका कहां से जाना चाहिए, तो इनका पेमेंट भारतीय कोष से जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, इसको भी आप 3 स्टार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद न्यायालय को लिखित विधियों की जो है व्याख्या करने का अधिकार। अभी देखिए, जैसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है, न्यायालय को है, उच्चतम न्यायालय को है। ऐसे तब व्यवस्था की गई कि न्यायालय को लिखित विधियां, मतलब कि जो विधियां या कानून बनाए गए हैं उसकी अगर व्याख्या करनी होगी तो वो कौन करेगा, वो न्यायालय करेगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपको 1793 के अधिनियम में याद रखने हैं। चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्या है, यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट इतना जबरदस्त, इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से ये जान लीजिए पूरे जो है भारत के संवैधानिक विकास के अधिनियमों में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। तो यहां पर कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया गया। व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, अंशतः समाप्त। अभी समझिए जरा, आपको मैंने बताया था कि भाई भारत में जो है एक कंपनी आई थी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया था। क्या प्रदान किया गया था, व्यापारिक एकाधिकार। व्यापारिक एकाधिकार से आशय यह है कि जो ब्रिटेन की दूसरी कोई कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आ सकती। केवल अधिकार किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ब्रिटेन की जो दूसरी कंपनियां थी ABCD नाम की,
जो भी कंपनियां हैं वो लोग धरने पे बैठ गई, आंदोलन करें। जैसे जनजी का आंदोलन चला वैसे वो लोग भी आंदोलन पर बैठ गई और बोले कि महोदय हमको भी भारत के साथ व्यापार करना है। तो भारत के साथ व्यापार कब कर पाएंगे? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया और 1813 का चार्टर एक्ट ला करके कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अंशतः समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अंशतः समाप्त। अच्छा, नेपोलियन के प्रभाव के कारण समझना जरा, फ्रांस का तानाशाह है नेपोलियन, और नेपोलियन क्या करता है? नेपोलियन ब्रिटेन की या इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं उनको यूरोप के दूसरे क्षेत्रों पर व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा देता है। वो कहता केवल आप ब्रिटेन में ही व्यापार करिएगा, यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो तमाम ब्रिटेन की कंपनियां हैं वो कह रही है कि हमको ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके हमको भी व्यापारिक एकाधिकार की अनुमति दीजिए। चूंकि जो है नेपोलियन तो यूरोप में हमको व्यापार करने नहीं दे रहा है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार आप क्या करिए? समाप्त करिए। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, यहां एक शब्द आ रहा है अंशतः समाप्त किया गया। क्यों अंशतः? क्योंकि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसने चीन में और चाय के व्यापार में बहुत निवेश कर रखा था, और जब आप कहीं पर पैसा लगाएंगे तो सोचेंगे सिक्योर मैं रहूं, यहां पर कोई दूसरा व्यापार करने ना आए। वैसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी चीन में काफी जो है निवेश कर रखा था और चाय के व्यापार में निवेश कर रखा था। ब्रिटिश सरकार से सिफारिश करता महोदय कि हमारा चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बने रहने दीजिए, बाकी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दीजिए। इसीलिए यहां पर किन शब्द का प्रयोग किया गया है? अंशतः शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अंशतः शब्द का प्रयोग, ठीक है ना। तो चूंकि यहां पर क्या है कि चाय और चीन के साथ व्यापार जो है बरकरार रहा, मतलब कि व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। तो ये पहला वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर समझिएगा जरा, अगर आपसे कहे कि भाई व्यापारिक एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतया कब समाप्त किया गया? पूर्णतया समाप्त कब किया गया? तो आपने बताना है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसी के बाद जस्ट आएगा 1833 का चार्टर एक्ट, उसी में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया, मतलब कि चाय और चीन के साथ जो व्यापार इनका बरकरार था, इसको भी समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब एक चीज समझिएगा जरा, यहां पर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किए जाने की बात की गई। इसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत की शिक्षा व्यवस्था पर 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च किए जाने की बात की जाती है। ये प्रावधान किसके तहत किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। फिर उसके बाद ईसाई मिशनरियां, जो ईसाई मिशनरियां होती हैं वो जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करती हैं। तो ब्रिटेन की जो ईसाई मिशनरियां थी इंग्लैंड की, वो कह रही थी कि हमको जाकर भारत में जो है भारत के लोगों को शिक्षित करना है, प्रबुद्ध करना है और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो ये बार बार मांग कर रही थी। तो इनको भी, ईसाई मिशनरियों को भी भारत में धर्म के प्रचार प्रसार और भारतीयों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दे दी जाती है। मतलब कि भारतीय प्रबुद्ध नहीं थे, ये आएंगे हमको शिक्षा देंगे तभी हम जो है क्या होंगे? प्रबुद्ध होंगे। खैर ये तो उनका मामला है, इनको जो है भारत में आकर के इनके धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी जाती है। 3 पॉइंट तो आपको भूलना ही नहीं है। पहला पॉइंट, व्यापारिक एकाधिकार अंशतः समाप्त किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। दूसरा पॉइंट, 1 लाख रुपया खर्च किए जाने की बात की गई। और तीसरा पॉइंट, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी जाती है। चौथा पॉइंट, स्थानीय संस्थाओं को जो है टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया। ये 4 पॉइंट आपको 1813 के चार्टर एक्ट में याद रखना ही रखना है। क्लियर इतनी बातें? चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या कह रहा है कि चरम केंद्रीकरण यहां पर देखा गया, पीक जो है सेंट्रलाइजेशन देखा गया। केंद्रीकरण, क्यों केंद्रीकरण देखा गया? यहां पर केंद्रीकरण इसलिए देखा गया कि जो बंबई और मद्रास है, उस बंबई और मद्रास की जो विधायी शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल के पास रख ली गई। अभी जैसे मैं ये कहूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों प्रांतों की जो विधायी शक्तियां हैं वो जो है केंद्र मोदी जी अपने पास रख लें, तो उत्तर प्रदेश की जो लोक विधानसभा है और बिहार की जो विधानसभा, लखनऊ में एक विधानसभा, एक पटना में, ये दोनों बंद हो जाएगी। विधायी या विधि निर्माण अब नहीं होगा। अब कौन करेगी? केंद्र करेगी, मोदी सरकार करेगी, केंद्र में संसद करेगी।
तो हम कह सकते हैं कि केंद्र क्या कर रही है, सेंट्रलाइजेशन कर रही है, केंद्रीकरण कर रही है। तो ऐसा कुछ हुआ इस 1833 के चार्टर एक्ट में। क्या किया गया, जो बंगाल का जो भारत का गवर्नर जनरल, अच्छा यहां पर एक चीज और, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूरे ब्रिटिश भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझिएगा जरा, अभी आपने एक चीज ये पढ़ा था कि भाई यहां पर बंगाल है और बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल, अब इसको जो है पूरे भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी गवर्नर जनरल के अधीन जो है मद्रास और बंबई इन दोनों की जो है विधायी शक्ति मतलब कि कानून निर्माण की शक्ति एक गवर्नर जनरल अपने पास रखता है, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं केंद्रीयकरण, चरम केंद्रीकरण की शुरुआत होती है। ये शक्ति वापस दे दी जाती है 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, जब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां पर आइए जरा, नेक्स्ट देखिए जरा क्या क्या पॉइंट इसमें दिया गया है। पहला इसमें कह रहा है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, कौन, बंगाल का गवर्नर जनरल अब जो है पूरे भारत का या भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसा भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है, वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद करिए। अब यहां पर बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और ऐसा भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग होता है। अभी ये पहला पॉइंट है, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा, व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिया गया, कंपनी अब केवल प्रशासनिक एक इकाई रह गई। तो यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक एकाधिकार को अब क्या कर दिया गया, पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। ये आपका दूसरा पॉइंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर विधि आयोग का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू, विधि आयोग का गठन। और लॉर्ड मैकाले को इस विधि आयोग का क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। इतनी बातें क्लियर। और एक चीज समझना जरा, आपको हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया था और इसमें गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी बताई थी, 4 बताई थी। फिर उसके बाद 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट नवीन सर ने आपको बताया तो कहा गया कि इसमें सदस्यों की संख्या घटा करके कितनी कर दी जाती है, 3 कर दी जाती है। फिर उसके बाद 1833 का जो अधिनियम लाया जाता है बाबू, इसमें फिर सदस्यों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी जाती है, 4 कर दी जाती है। और चौथा सदस्य किसको शामिल किया जाता है, लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड मैकाले को किस रूप में शामिल किया जाता है, विधि सदस्य के रूप में। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो एक कुछ बातें। और इसके अलावा इस अधिनियम में और क्या किया जाता है, दास प्रथा का उन्मूलन। क्या, दास प्रथा, सती प्रथा, इन सब का क्या कर दिया जाता है, इस 1833 के चार्टर एक्ट में उन्मूलन कर दिया जाता है। इतनी बातें क्लियर, मुझे उम्मीद है कि सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे, तो एक बार और रिवीजन करिए। बंगाल का गवर्नर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। किसको बनाया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। दास प्रथा, सती प्रथा और बाल हत्या मतलब कि बालिका हत्या, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। विधि आयोग का गठन किया जाता है और वायसराय गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य लॉर्ड मैकाले को एक विधि सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। तो एक कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा, 1853 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो आपकी पार्लियामेंट चल रही है वो पार्लियामेंट का गठन कहां किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। जो आपकी खुली प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, पहली बार सिविल सर्विसेज की खुली प्रतियोगी परीक्षा कहां पर, 1853 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया। देखना जरा, विधायी और कार्यकारी कार्यों का जो है विभाजन, यहां पर विधायी और कार्यकारी कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है और एक केंद्रीय विधान परिषद का क्या किया जाता है, गठन। बहुत इंपॉर्टेंट है केंद्रीय विधान परिषद। इसको क्या कहा गया, मिनी संसद कहा गया, लेजिस्लेचर कहा गया, ठीक है ना। 6 नए सदस्यों को जोड़ करके एक केंद्रीय विधान परिषद बनाई जाती है। प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद क्षेत्रीय और स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और यहां पर देखना जरा, कार्यकारी परिषद, और कार्यकारी परिषद में यहां पर देखिए,
तो पहला पॉइंट आपको क्या रखना है, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाता है। दूसरा, सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का क्या किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है। तो दो पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक खुली प्रतियोगी परीक्षा सिविल सेवा की आयोजित की जाएगी, और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद, जिसको मिनी संसद कहा जा रहा है, इसको बनाया गया। ठीक है ना, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। चलें आगे, यहां पर देखिए, अब इसके बाद आता है क्या, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब एक बात आप बताइए कि 1858 का भारत शासन अधिनियम जो लाया जा रहा है, एक किसके अंतर्गत संविधान का विकास हो रहा है, तो मैंने बताया था कि ताज या सम्राट के अंतर्गत शासन का विकास हो रहा है। क्यों हो रहा है, आपको पता होगा एक चीज कि 1800, देखिए यहां पर एक कारण हमने लिखा है कि 1857 का विद्रोह हुआ, जिसको सिपाही विद्रोह या फिर जो है हम कभी कभी जो है तमाम प्रकार के जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इत्यादि के नाम से जानते हैं। ये भारतीय असंतोष का परिणाम था कि 1857 का विद्रोह हुआ। मतलब फैजाबाद में हुआ, झांसी में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, दिल्ली में हुआ, बिहार में हुआ, कई क्षेत्रों में हुआ, पूरा उत्तर भारत इसके चपेट में रहा। अब हुआ क्या कि महारानी विक्टोरिया उतने समय ब्रिटिश सम्राट, अब वो देखती हैं कि कौन कौन, क्योंकि इतने समय ब्रिटेन का जो उपनिवेश भारत में है वो डैमेज होता है, ब्रिटिश सरकार को काफी लॉस होता है 1857 के विद्रोह से। तो महारानी विक्टोरिया देखती हैं कि कौन कौन जिम्मेदार पद है, जो बड़े बड़े पदों पर बैठा है, उस पद को पकड़ती हैं और समाप्त कर देती हैं। कहती हैं कि आप, जैसे मान लीजिए कि आपके जो क्षेत्र में, आपके जिले में अगर कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, कोई बड़ा आंदोलन हो जाए, विद्रोह हो जाए, तो सबसे पहले डीएम न पाएगा, एसपी न पाएगा। ऐसे ही 1857 का जब विद्रोह हुआ तो सबसे बड़े बड़े पद देखे गए, और सबसे बड़े बड़े पद कौन थे, एक तो ससुरा ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद हमने बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम निर्देशक मंडल कहते हैं, याद करिए 24 सदस्यों का, याद करिए कंपनी की सारी सूचना ब्रिटिश सम्राट को देता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसको भी क्या कर दिया जाता है, समाप्त। नियंत्रक मंडल जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में लाया जाता है, जो है पॉलिटिकल कार्य देखने के लिए, राजनीतिक कार्य देखने के लिए लाया जाता है। अब क्या किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भी समाप्त, और मजे की बात है कि गवर्नर जनरल के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। किसको, गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके अब इसके स्थान पर एक पद लाया जाता है, जिसका नाम क्या है, वायसराय। और पहला वायसराय किसको बनाया जाता है, यह है लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है बाबू, लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब एक काम करना जरा, 1858 से पूर्व जो अधिनियम लाया गया, इससे पूर्व ये स्थिति थी, ये सब पद जिंदे थे। लेकिन जैसे 1858 का अधिनियम लाया गया, अब तमाम नवीन व्यवस्थाएं लाई गई, मतलब कि नई व्यवस्थाएं लाई गई, है ना। ये पहले की व्यवस्था, अब नई व्यवस्था। और नई व्यवस्था क्या किया गया कि यहां पर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया, तो उसके स्थान पर एक नया पद लाया जाता है, जिसको भारत सचिव का पद कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का पद कहते हैं। और ऐसा पहला भारत का सचिव कौन बनाया जाता है, लॉर्ड स्टैनली को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, लॉर्ड स्टैनली को बनाया जाता है। ये पहला सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया जाता है। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसको बनाया जाता है, लॉर्ड स्टैनली को बनाया जाता है। इतनी बातें क्लियर। दूसरा, गवर्नर अब जो है वायसराय के नाम से जाना गया, मतलब कि गवर्नर जनरल का पद अब किस नाम से जाना जाएगा, वायसराय के नाम से। और ऐसा पहला वायसराय किसको बनाया गया, आपने अभी बताया कि लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, ठीक है। किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग। और सेना का पुनर्गठन क्या किया गया, सेना का पुनर्गठन किया गया। कैसे कि अभी अभी 1857 का विद्रोह हुआ है और ब्रिटिश सरकार डरी हुई है, क्योंकि भारतीयों की सेना में भागीदारी ज्यादा थी, अनुपात ज्यादा था। ऐसे में कहा गया कि सेना का पुनर्गठन करिए, सेना में सुधार करिए और ब्रिटिशर्स की ज्यादा से ज्यादा भर्ती करिए, है ना। एक अनुपात में ऐसा हो कि अगर भारतीय विरोध भी करें, ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय सैनिक, तो ऐसे में कोई दिक्कत 1857 जैसी घटना ना होने पाए, इसलिए सेना का पुनर्गठन किया गया। और एक चीज और भी कहा गया कि भारत के धर्म और संस्कृतियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो एक कुछ बातें 1858 के भारत शासन अधिनियम में। पहली बात क्या कि
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद जो है अब समाप्त करके उसके स्थान पर वायसराय का पद लाया गया और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। सेना का पुनर्गठन किया गया और हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का एक नया पद सृजित किया गया। ये बात आपको ध्यान में रख। अच्छा, ये जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड स्टैनली पहले हैं और इनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय क्या बनाई जाती है? परिषद बनाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें 1858 के अधिनियम। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? 1861 का भारत परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकेंद्रीकरण की जो है वापसी होती है। आपको पता होगा कि इससे पहले हमने बताया था 1833 का चार्टर एक्ट, और 1833 के चार्टर एक्ट में हमने ये बताया था कि गवर्नर जो जनरल था, इस गवर्नर जनरल के अधीन बॉम्बे और मद्रास इसकी विधायी शक्तियां ले ली गई थी। विधायी शक्तियां ले ली गई थी। किसके द्वारा ली गई थी? गवर्नर जनरल। मतलब यहां पर केंद्रीकरण की शुरुआत थी, यहां पर केंद्रीयकरण की शुरुआत थी। लेकिन अब क्या किया जाता है? ये मद्रास और बंबई की विधायी शक्तियां वापस कर दी जाती हैं। किसके तहत? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। अब यहां पर क्या होता है? जब शक्तियां वापस कर दी जाती हैं तो केंद्रीकरण से फिर क्या हो जाता है? विकेंद्रीकरण हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है। कहां पर? क्वेश्चन पूछा गया है 1861 के अधिनियम में। अब एक चीज समझना जरा, यहां पर कई सारी चीजें, कई पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां वापस कर दी गई और विकेंद्रीकरण की क्या होती है? शुरुआत। एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने क्या दी गई? शक्ति दी गई। क्या? अध्यादेश जारी करने की। अच्छा, एक चीज समझिएगा जरा, आपको बताया था कि मिनी संसद का गठन किया गया था। मिनी संसद, और ये मिनी संसद का गठन 1853 के अधिनियम में किया गया था। इतनी बातें याद है। तो संसद का काम क्या है? विधि का निर्माण करना। अगर संसद किसी कारण ना संचालित हो पा रही हो, नहीं चल पा रही हो, तो तत्काल कानून की जरूरत पड़ जाए तो ऐसे में वायसराय को एक पावर दी गई। किसकी? अध्यादेश जारी करने की। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। किसके तहत? अनुच्छेद 100। कोई बताएगा राज्यपाल के द्वारा? तो आपको पता होगा कि राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। ये पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है? कि जैसे कि कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अब उसमें पोर्टफोलियो प्रणाली में हर विभाग, रेलवे मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सारे मंत्रालय होते हैं। उसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। ये जो मंत्रालयों के जो डिपार्टमेंट हैं उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। और इस पोर्टफोलियो की शुरुआत कब होती है? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में होती है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे। नेक्स्ट, केंद्रीय विधान परिषद। कहा गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद कब गठित की गई थी? 1853 के भारत परिषद अधिनियम में गठित की गई थी, चार्टर अधिनियम में। एक केंद्रीय विधान परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य, पहली बार गैर सरकारी सदस्य भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। यहां पर देखिए क्या किया गया है। सीधी सी बात है कि जो केंद्रीय विधान परिषद, कहा गया कि मिनिमम इसमें क्या इतने सदस्य होंगे? मिनिमम 6 सदस्य। अधिकतम कितने हो सकते हैं? इसमें 12 सदस्य। एक क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरी बात और क्या आपको याद रखना है, इसमें पहली बार भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और पहली बार इस केंद्रीय विधान परिषद में किनको किनको? पटियाला के राजा और बनारस के राजा और सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया। पटियाला के राजा, बनारस के राजा, सर दिनकर राव। एकदम आसानी से आपको हेलवे की तरह ये सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर। फिर यहां पर देखिए, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में नई विधान परिषदों का क्या किया गया? गठन किया गया। गठन का प्रावधान किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किस परिषद अधिनियम में था?
तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। इतनी बातें क्लियर। तो क्या क्या आपको याद रखना है? पहला कि बंबई और मद्रास की विधायी शक्तियां वापस देकर के विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। दूसरा, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। तीसरा, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत होती है। और चौथा है कि केंद्रीय विधान परिषद में मिनिमम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 6। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 12। और पहली बार इसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को शामिल किया गया। पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को शामिल किया गया। और फिर उसके बाद बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्या प्रांतीय विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया। तो एक कुछ बातें आपको 1861 से पता चलती हैं। 1873 और 1876 समझिएगा जरा। 1873 का जो ये अधिनियम है, इसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से किसी भी समय क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है, किसी भी समय। और यहां पर कंपनी को भंग भी किया गया। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। किसके तहत? 1873 के अधिनियम के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग करने का प्रावधान किया गया था, तो आपने बताना है 1873 के अधिनियम के तहत। ठीक है ना? अब एक चीज समझिएगा जरा। इसके बाद एक और अधिनियम लाया जाता है 1874 का भारत परिषद अधिनियम। और ये 1874 का भारत परिषद जो अधिनियम है, यहां पर जैसे यहां पर हमने 6वां सदस्य लिख दिया ना, तो यहां पर आप जो है इस अधिनियम के अंतर्गत काम करिएगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6वां सदस्य लोक निर्माण विभाग जोड़ा गया। कौन? लोक निर्माण विभाग। आपसे पूछेगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक चीज आप समझिएगा जरा, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मास्टर ने आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मार्शल वर्नेल। इतनी बातें क्लियर। फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में सदस्यों की संख्या घटा करके 3 कर दी जाती है। फिर उसके बाद मास्टर ने बताया कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत चौथा सदस्य जो विधि सदस्य था, फिर इसको लॉर्ड मैकाले के रूप में शामिल कर दिया गया, 4 सदस्यों की संख्या। फिर उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है। यहां पर फिर 5वां सदस्य बनाया जाता है। और ये 5वां सदस्य कैसा था? न्यायविद था। कैसा था बाबू? न्यायविद था। ठीक है ना? फिर उसके बाद यहां पर जब आप जाएंगे 1874 के भारत परिषद अधिनियम में, तो यहां पर 6वां सदस्य लोक निर्माण विभाग इसको सौंपा गया। लोक निर्माण विभाग सौंपा गया। एक क्वेश्चन कभी कभी क्रोनोलॉजी का पूछता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आप 1874 के भारत परिषद अधिनियम में 6वां सदस्य लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी का जो है विभाग सौंपा गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। और शाही उपाधि अधिनियम क्वेश्चन पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित करने का काम किस अधिनियम के तहत? तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत। तो एक कुछ बातें आपको याद रखनी है। चले आगे, यहां पर देखिए जरा। नेक्स्ट क्या है? 1892 का अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2-3 पॉइंट केवल याद रखना है। पहला कि यहां पर सीमित और परोक्ष चुनाव, मतलब कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो है प्रावधान शुरू किया गया। अगर आपसे पूछे कि सीमित और परोक्ष जो है चुनाव का प्रावधान कब से शुरू होता हुआ दिखाई पड़ेगा? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट कि सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का जो है सीमित अधिकार दे दिया गया। इसको तो आप 3 क्या 4 क्या 5 स्टार कर लीजिए तो ज्यादा सही है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1892 के अधिनियम के तहत दिया गया। लेकिन समझिएगा जरा, लोकहित विषयों पर चर्चा करने, लोकहित विषयों पर चर्चा करने और क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था। ये दोनों किस अधिनियम में दिया गया? तो 1909 का जो मार्लियामेंटो सुधार या 1909 का भारत परिषद जो अधिनियम लाया जाता है, उसमें लोकहित विषयों पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। इसमें बजट पर नॉर्मली बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन लोकहित विषयों को अगर उठाना है तो यहां पर आप नहीं उठा सकते हैं। आप कहां पर अधिकार दिया गया? 1909 के भारत परिषद अधिनियम में जाकर के अधिकार दिया गया। फिर केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा करके कितनी हो गई? 16 हो गई। समझिएगा जरा, यहां पर क्या किया गया? 1853 का जो है भारत परिषद अधिनियम, भारत चार्टर अधिनियम लाया जाता। फिर क्या यहां पर केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाता है? केंद्रीय विधान
याद है ना, केंद्रीय विधान परिषद खुली प्रतियोगी परीक्षा 1853, याद है ना। फिर उसके बाद क्या कहा गया कि भाई 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कहा गया मिनिमम सदस्यों की संख्या 6 हो सकती है और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। फिर यहां पर फिर 1892 का अधिनियम लाया गया और ये जो सदस्यों की संख्या 12 थी इसको बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 16 कर दी गई। तो एक क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद होगा तो आपके लिए दिक्कत पैदा होगी, ठीक है ना। तो यही कह रहा कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 16। तो पहला पॉइंट सीमित एवं परोक्ष मतदान, दूसरा बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार, और तीसरा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ा करके 16 कर दी गई, ठीक है ना। चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर हम देखेंगे कि कारण क्या था, बैकग्राउंड क्या था, तो बंगाल विभाजन हुआ था, फिर स्वदेशी आंदोलन तथा स्वशासन की मांग चल रही थी और क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय हो रहा था। तमाम प्रकार के कारण थे जिसके कारण जो है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार लाया गया। लेकिन यहां पर प्रावधान आपसे पूछेगा, प्रावधान क्या पूछेगा, प्रावधान इसमें क्या है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में क्या की गई, सीटों की वृद्धि की गई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानना है। फिर उसके बाद बजट पर लोकहित विषयों को, मुद्दों को उठाने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। ये 1892 के अधिनियम में नहीं था, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में इसको दे दिया गया। अच्छा, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बीज इसमें बोया गया और क्या किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब कि सीधी सी बात है कि मुसलमानों को पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर दिया गया। देखिए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। पहली बार ऐसा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया जा रहा है और किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया जा रहा है, वो कौन भारतीय सदस्य है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। इनको विधि सदस्य के रूप में, इस सरकारी सदस्य के रूप में शामिल हो रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो अभी तक क्या मिला, और यहां पर देखिए कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सेपरेट जो इलेक्शन है ना, इलेक्टोरेट, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रावधान दिया गया। मतलब कि ये फूट डालो राज करो की वैधानिक नीति पर आधारित था। क्या है यहां पर, सीधी समझिए कि मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। ये पॉइंट आपको लिखना है। या पूछे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान कब किया गया मुसलमानों के लिए, तो आपने बताना है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है ना। एक पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है समझिए, जैसे जो मुसलमान उम्मीदवार होगा उसको मुस्लिम जो है मतदाता ही वोटिंग करेंगे, बस इतना ही जानना है। इसको हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, या इसको हम पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं, ठीक है ना। चलें आगे। तो कौन कौन सी बातें याद रखनी है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रांतीय और जो है केंद्रीय विधान परिषदों की जो है सदस्यों की संख्या में वृद्धि, दूसरा बजट पर लोकहित विषयों पर चर्चा करने और क्रैश क्वेश्चन पूछने का अधिकार, तीसरा है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। अच्छा, एक चीज हमने बताया था कि 15 सदस्यीय परिषद थी, 15 सदस्यीय परिषद थी, किसकी थी, ये भारत सचिव की थी, भारत सचिव की थी। और ये भारत सचिव कब लाया गया था पद, 1858 के भारत परिषद अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में। तो यहां पर क्या किया गया, पहली बार इस भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। एक का नाम है केसी गुप्ता और दूसरे का नाम है सैयद हुसैन बिलगामी। सैयद हुसैन बिलगामी, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगामी 2 लोगों को भारत सचिव की परिषद में शामिल किया गया। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इतने सारे पॉइंट 1909 के भारत परिषद अधिनियम में याद रखने। चले आगे। अब यहां पर देखिए जरा 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम को हम क्या कहते हैं, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ किया गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। केंद्र में, अब देखिए पहली बार यहां पर 2-3 चीजें हैं कि पहला चीज कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कहां पर होती है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। द्विसदनीय विधायिका का मतलब कि जैसे कि जो मिनी संसद थी, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद
इस केंद्रीय विधान परिषद का विभाजन दो संस्थाओं में किया गया। एक को कहा गया विधानसभा और दूसरे को कहा गया विधान परिषद। विधानसभा को लोकसभा आगे चल करके कहा गया और विधान परिषद को आगे चल करके राज्यसभा कहा गया। तो इसीलिए कहते हैं कि केंद्र में एक केंद्रीय संस्था थी, तो केंद्र में दो सदनीय मतलब कि द्विसदन का प्रावधान किया गया, विधानसभा और विधान परिषद के रूप में। विधानसभा किस रूप में आगे चल करके हुई? लोकसभा के रूप में जानी गई, और विधान परिषद राज्यसभा के रूप में जानी गई। ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली में क्या होता है कि यहां पर प्रांतों के जो विषय हैं उनको दो विषयों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक इसका विषय है आरक्षित विषय और एक इसका विषय है हस्तांतरित विषय। मतलब कि जो प्रांत के सब्जेक्ट होंगे उनको दो विषयों में डिवाइड किया जाएगा। एक जो है आरक्षित विषय के रूप में, जैसे कि मान लेते हैं कि 61 विषय है प्रांतों के पास, तो 61 विषय में कुछ जो है विषय क्या होंगे? आरक्षित होंगे, और कुछ विषय क्या होंगे? हस्तांतरित होंगे। जो आरक्षित विषय होगा, जो रिजर्व सब्जेक्ट होगा, उस पर गवर्नर के अधीन जो है कानून बनाया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय थे? वित्त था, पुलिस था, राजस्व था, ये सब जो है विषय, सिंचाई था, ये सब विषय किसके हैं? आरक्षित विषय। कौन कानून बनाएगा इस पर? गवर्नर जनरल, उसकी परिषद कानून बनाएगी। ठीक है ना। जैसे हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय ये राज्यों को दिया गया। राज्य के मतलब कि जो राज्य के गवर्नर होंगे वो भारतीय मंत्रियों से सहायता से कानून का निर्माण करेंगे, और यहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब जो है व्यवस्थाएं कहां पर की गई? हस्तांतरित विषयों में की गई। और इस पर कानून कौन बनाएगा? तो इस पर कानून कौन बनाएगा? तो आपको पता है कि गवर्नर भारतीय मंत्रियों के साथ मिलकर के कानून बनाएगा। ठीक है ना। तो एक कुछ बातें आपको यहां पर याद रखनी है। और दूसरी बात, यहां पर एक पॉइंट आप देखेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अभी तक आपने ये पढ़ा था, अभी तक आपने 1909 के भारत परिषद अधिनियम में पढ़ा था कि मुस्लिमों के लिए पहली बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया जाता है। लेकिन 1919 का भारत शासन अधिनियम ला करके सिखों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ईसाइयों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, और आंग्ल भारतीयों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों तक। तो आपको यहां पर दिया है सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय। ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। किसमें? आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम में याद रखना है। ठीक है ना। चलें आगे आते हैं। अच्छा, एक चीज और भी बता दें आपको कि यहां पर आप और भी लिख सकते हैं, जैसे महिलाओं के लिए पहली बार मतदान का इनको अधिकार दिया गया। महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार। लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लोक सेवा आयोग का गठन, है ना। बाकी 1919 के अधिनियम में यही सब सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलें आगे। तो एक कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम को हम क्या कहते हैं? मिनी संविधान। पूछ सकता है कि मिनी संविधान किसको कहते हैं? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहला इसका पॉइंट्स है, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया। हालांकि कहा गया कि इसमें जो है संघ, इसमें कहा गया कि प्रांत, इसमें कहा गया कि देशी रियासतें ये मिलकर के अखिल भारतीय संघ बनेंगे। देशी रियासतों ने मना कर दिया, ये असफल रहा। लेकिन प्रावधान पूछेगा कि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किस अधिनियम में था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है ना। और शक्तियों का विभाजन इसमें किया गया पहली बार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। शक्तियों का विभाजन किया गया संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के रूप में। ठीक है ना। फिर उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां यहां पर गवर्नर जनरल के पास रखी गई। एक क्वेश्चन पूछता है कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रखी गई? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास रखी गई। 3 पॉइंट हुआ, अखिल भारतीय संघ, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्ति केंद्र गवर्नर जनरल के पास। फिर उसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। क्या? प्रांतीय स्वायत्तता। अच्छा, अगर 1919 में पूछे उत्तरदायी शासन का शुभारंभ कब किया गया, शुरुआत कब की गई? तो 1919 के, यहां पर लिख लीजिए, 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी
दायी शासन की शुरुआत, एक क्वेश्चन पूछा गया है 1919। लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब होती है? तो 1935। क्यों होती है? कि प्रांतों से द्वैध शासन, बताया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया था? 1919 के शासन अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में। लेकिन प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके पहली बार केंद्र में द्वैध शासन कहां लगा दिया गया? केंद्र में लगा दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1919। समझना जरा, प्रांतों में कब लगाया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। लेकिन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, अब यहां पर केंद्र से हटा, प्रांतों से हटा करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। तो यही कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त और केंद्र में लागू कर दिया जाता है। और मजे की बात है कि इस 1935 के अधिनियम में 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। मतलब कि द्वैध शासन प्रणाली अब जो है केंद्र में लागू कर दी गई। ठीक है ना? द्विसदनीय, 6 प्रांतों में द्विसदनीय। और 6 प्रांत कौन कौन से? जैसे बंबई हो गया, मद्रास हो गया, है ना, असम हो गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हो गया और संयुक्त प्रांत हो गया। तो ये सब ऐसे कुछ 6 प्रांत थे जिसमें द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। बाकी जो है प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया जाता है। यहां पर देखिए जरा, नई संस्थाएं क्या? संघीय न्यायालय, फेडरल जो है कोर्ट का गठन किया गया, फेडरल कोर्ट। अच्छा, जो संघीय न्यायालय, इसका गठन 1 अक्टूबर 1937 को किया जाता है। कहां पर किया जाता है बाबू? दिल्ली में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? दिल्ली में। और इस जो संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वे कौन थे? तो आपको याद रखना है, मोरिस गुवेर थे। कौन थे? मोरिस गुवेर थे, है ना। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघीय न्यायालय का गठन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है ना। फिर उसके बाद कहां पर किया गया? दिल्ली में। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1937 को किया गया। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मोरिस गोयर साहब थे। ठीक है ना। और इसके अलावा पूछता है कि आरबीआई के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो आपने बताना है 1935 के अधिनियम में। आपको बताना है कि बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम में किया गया? तो बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम हुआ। ठीक है ना। चलें आगे। अब यहां पर देखिए 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम। अच्छा, 1947 का जो स्वतंत्र भारत अधिनियम है, ये जो है आपको पता होगा कि 3 मार्च 1947 को मार्ले मिंटो के द्वारा एक जो है प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसको मार्ले मिंटो हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, क्या नाम है? अरे इनका नाम क्या है? माउंटबेटन योजना, मैं बताना चाह रहा हूं। माउंटबेटन योजना कब लाई गई थी? ये 1947, मार्च 1947 में। अब माउंटबेटन योजना जब लाई गई थी तो उसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की नींव रखी गई थी। अब उसी योजना को क्या किया गया? ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया जाता है और 18 जुलाई 1947 को ये पास हो जाता है और फिर 15 अगस्त 1947 को ये क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। तो 18 जुलाई 1947 को जो पास हुआ था, ठीक है ना, माउंटबेटन जो योजना थी, जो परियोजना थी, जब उसको पास किया गया तो वह अधिनियम का रूप लिया। उसी अधिनियम को हम क्या कहते हैं? 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम कहते हैं। ठीक है ना। अब 15 अगस्त 1947 को यह लागू हुआ। तो इसमें क्या था कि भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र जो है और संप्रभु राज्यों में बना दिया गया या देश बना दिया गया। इस अधिनियम के तहत 1947 के स्वतंत्र भारत अधिनियम के तहत 2 जो है देश बना दिए गए, भारत और पाकिस्तान, भारत का विभाजन करके। दूसरा क्या है? ब्रिटिश राज्य का अंत और संप्रभु डोमिनियन की स्थापना की गई। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति, है ना। फिर उसके बाद संविधान सभाओं को पूर्णतया विधायी शक्ति दे दी गई। रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता दे दी जाती है। और इसके अलावा जो भारत सचिव का पद था, ये सब समाप्त कर दिया जाता है। गवर्नर वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है। उपाधि, शाही उपाधि जो है हटा दी जाती है ना। और कहा गया कि ब्रिटिश संसद में अगर कोई अधिनियम पारित किया जाएगा तो भारत में ये अधिनियम तभी लागू होगा जब भारत की पार्लियामेंट उसको परमिशन दे देगी या स्वीकार कर लेगी। तो ये स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 की कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है ना। बाकी ये आपका पूरा स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 खत्म हुआ। और 1 मिनट, बाकी कुछ बातें हैं कि सिंथेसिस
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का पतन। 1773 में हमने बताया था कि यहां पर जो है अप्रतिबंधित व्यापार मतलब कि कंपनी पर जो है पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया था। लेकिन 1813 में आंशिक रूप से जो है व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना था। 1833 में पूर्णतया समाप्त किया गया था। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। बाकी सब सारा कुछ जो है चलाया जा चुका है। यहां पर देखिए जरा, यहां पर वही सारी चीजें हैं कि भाई प्रतिनिधित्व किस प्रकार दिया गया था। बाकी यहां पर जो है केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण आप जानते हैं कि 1773 में जो है केंद्रीकरण चरम पर था। मतलब कि 1773 में बंगाल के गवर्नर को शक्ति देकर के केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। बंबई और मद्रास की शक्तियां ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखी गई थी। 1833 में फिर हमने बताया कि 1833 में जो बंबई और मद्रास की विधायी शक्ति है वो जो है गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई थी। फिर चूंकि यहां पर केंद्रीकरण की शुरुआत होती है, फिर उसके बाद 1861 का जब अधिनियम लाया जाता है, यहां पर जो बंबई और मद्रास की शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, ये वापस कर दी जाती हैं, जिससे विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। ठीक है ना। तो एक कुछ बातें। और फिर यहां पर 1935 का भारत शासन अधिनियम, प्रांतीय स्वायत्तता की जो है शुरुआत होती है, पूर्ण स्थापना होती है। तो एक कुछ बातें हमने आपको जो है भारत शासन अधिनियम से संबंधित और भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित की। पूरा आपका भारत का संवैधानिक विकास खत्म हो गया है। एक भी क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं। जा करके आप अपने नोट्स को देखें, आप अपने क्वेश्चन को देखें, एमसीक्यू को देखें, प्रैक्टिस करें। बाकी जो है प्रैक्टिस का भी क्लास आपको स्टार्ट किया जाएगा। एक एक चीज आप बार बार रिवीजन करेंगे तो एक दो बार देखेंगे वीडियो, आसानी से आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं कल संविधान सभा के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।